तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस के एपिसोड 3 में, जो कि लिटरली काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। इस एपिसोड में हम लोग एक काफी तगड़ी फाइट को देखने वाले हैं। तो मैं बस अभी यही कहूंगा कि भाई एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक थ्रोन सिक्योरिटी कंपनी के भाई एक चेंबर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदे को हमारे नाइट हाउस के बंदों ने पकड़ रखा होता है एंड उससे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है यहाँ का एक बंदा अपनी नाइटमेयर पावर का यूज करने लगता है, जिससे कि वो इसकी मेमोरी में झांकने लगता है, जहाँ पता चलता है कि यही बंदे ने यहाँ के किसी बंदे के साथ एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का ट्रेड किया होता है। जैसे ये चीज इन लोगों को पता चलती है, ये लोग भी थोड़े हिले जाते हैं कि अच्छा, तो यही बंदा था जिसने कि भाई उस नोटबुक को इस एरिया में लाया था। वही हम लियोनार्ड को भी देखते हैं, वो भी जैसे ही इस बंदे की गर्दन पर बने हुए निशान को देखता है, वो भी समझ चुका होता है अच्छा, तो ये सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर हैं। वेल गाइस, बता दूं, सीक्रेट ऑर्डर 4th जनरेशन में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काफी ज्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड यहाँ के बंदे सहज कम ही बाहर निकलते हैं, लेकिन जब भी निकलते हैं किसी को ढूंढने के लिए या फिर किसी की जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं। हमें देखने को मिलता है लियोनार्ड बोल रहा होता है, वेल अब मुझे समझ में आया कि यहाँ के बंदे भी किलन के पीछे काय को पड़े हुए हैं। शायद उन लोगों को भी पता चल चुका है कि किलन का भी इस नोटबुक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूरी है, लेकिन भाई उन लोगों से पहले हम लोगों को इस नोटबुक को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तभी देखने को मिलता है पीछे से भागते भागते एक बंदा आ जाता है, जो कि बता रहा होता है कि सर, मैं बताना चाहूंगा कि किलन को भाई नोटबुक से रिलेटेड कोई क्लू मिला है। जिस चीज को सुनकर तो भाई ये लोग भी एकदम मिल जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में उसी मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जिस मेंशन को भाई पिछले एपिसोड में इन लोगों ने विजिट किया होता है। हमें देखने को मिलता है किलन अपने सामने जैसे ही किसी चीज को देखता है, उसे तो उल्टी सी आने लगती है। हमें देखने को मिलता है उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है, जो कि शायद इसी मेंशन के रियल ओनर की होती है। पिछले एपिसोड में इन लोगों ने इस मेंशन को पूरी तरीके से विजिट नहीं किया था, इसी वजह से इस बार ये लोग विजिट भी करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है कैप्टन ड्यून उसके सामने किसी शीशी को रख देते हैं, जैसे ही शीशी की स्मेल हमारा किलन लेता है, भाई उसका भी मन अभी एकदम ठीक हो चुका होता है। वहीं कैप्टन भी बोल रहे होते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं भाई, ये तुम्हारे लिए भाई नया एक्सपीरियंस है, तुम्हें जल्दी इस चीज की आदत पड़ जाएगी। भाई लियोनार्ड बोल रहा होता है, अब समझा कि आखिर बैकस पगला काहे को गया था, क्योंकि वो इसके काफी ज्यादा करीब था। लेकिन बच्चे को किडनैप करना, मुझे लगता है कि भाई इसके साथ भाई काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब गाइस, ये बैकस कौन है भाई, ये अभी हम लोगों को नहीं बताया गया है क्लियर तरीके से, लेकिन जब भी बताया जाएगा मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। हमें देखने को मिलता है कैप्टन के जितने भी बंदे होते हैं वो पूरे मेंशन को छानबीन डालते हैं एंड बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर नोटबुक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। और तो और इस ठिकाने लगे हुए बंदे का बेटा यानी कि रे वेबर भी यहाँ से गायब है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज लियोनार्ड सुनता है, वो बोलता है वेल यही तो हमारा सुराग है। ये बोलते वो एक फोटो को निकाल कर हमारे किलन को देने लगता है एंड बोलता है वेल किलन भाई, अब ये तुम्हारा काम है। हमें देखने को मिलता है किलन भी अपनी सिर की पावर का यूज करते हुए भाई रे वेबर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसकी पावर अनस्टेबल होने लगती है एंड भाई इसकी छड़ी इस पर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन एंड टाइम पर कैप्टन उस छड़ी को पकड़कर शांत कर देते हैं। वो बताते हैं किसी स्ट्रॉन्ग पावर ने तुम्हारी डिवाइनेशन की पावर में दखल देने की कोशिश की है। चलो अभी के लिए बहुत हो गया, मैं इस सब की रिपोर्ट भाई होली कैथेड्रल को दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास इस केस को सॉल्व करने के काफी सारे रास्ते हैं। हो सकता है गाइस होली कैथेड्रल इनकी ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग अपने बेस पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमारा किलन तो अभी भी कप सरा होता है, वहीं कैप्टन तो उसके कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं कि सच में यार तुम अपने इस सूट वूट में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वहीं किलन भी उनका शुक्रिया बोलता है, लेकिन तभी कैप्टन भाई एक पेंडेंट टाइप चीज को हमारे किलन को देने लगते हैं एंड बोलते हैं ये टोपाज पेंडुलम है एंड ये तुम्हारी सोल पावर को काफी हद तक बढ़ा देता है। हो सकता है कि आज के कैप्चरिंग केस में ये तुम्हारी काफी ज्यादा काम आए। वैसे देखा जाए तो होली कैथेड्रल ने हम लोगों को सेकंड ग्रेड के एक शील्ड आर्टिफैक्ट का यूज करने की परमिशन दे दी है एंड भाई ये जल्द ही हमारे टाइगन सिटी में आने ही वाला होगा। वहीं किलन भी लाइक क्या शील्ड आर्टिफैक्ट, वहीं कैप्टन बताते हैं हाँ ये काफी ज्यादा अनोखे भाई बियॉन्ड आइटम्स होते हैं, जिनमें से कुछ तो भाई काफी ज्यादा रहस्यमय होते हैं, कुछ तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। उन्हें हमेशा ही कंट्रोल में रखा जाता है और अलग अलग चाइनीज गेट के पीछे भी सच बताऊं तो भाई सेकंड ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, या फिर बोले तो कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव। हमें देखने को मिलता है जो बंदे लोग भाई सेकंड ग्रेड के आर्टिफैक्ट को लाए होते हैं वो ब्लैक क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं एंड ये लोग फाइनली इन लोगों के बेस पर आ चुके होते हैं। वहीं कैप्टन हमारे किलन का इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं वेल इसका नाम है किलन मोलेती एंड ये भी एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के साथ भाई काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से कनेक्टेड है, इसी वजह से ये यहाँ मौजूद है। वैसे देखा जाए तो ये 9th सीक्वेंस का एक सीर भी है। हमें देखने को मिलता है साथ ही साथ वो इन लोगों का भी इंट्रोडक्शन देता है कि ये लोग
लोग ब्लैक क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, जहाँ पर ये पहले वाले बंदे का नाम एओर हैरिसन है, जो कि भाई सीक्वेंस 7 का एक नाइटमेयर एंड इसके पाथवे की बात की जाए तो ये स्लीपलेस है। एंड इसके पीछे खड़ा बंदे का नाम है बोर्गिया, जो कि सीक्वेंस 8 का एक ग्रेव डिगर है, जिसका की पाथवे कॉर्प्स कलेक्टर है। वहीं इन लोगों के तीसरे साथी की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि डाली शीमन होती है, जो कि सीक्वेंस 7 की एक स्प्रिट मीडियम होती है। और इसके पाथवे की बात की जाए तो वो कॉर्प्स कलेक्टर होता है। वैसे गाइस बता दूं, सीक्वेंस जैसे जैसे तुम्हारे चेंज होते हैं वैसे हर सीक्वेंस का नाम भी होता है एंड वो भी चेंज होता है। वहीं ए और किलन को देखकर बोल रहा होता है, वैसे देखा जाए तो एक सीक्वेंस 9 का सीर जो कि फाइट में इतना अच्छा भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये हमारे भाई इस मिशन में कोई मदद कर भी पाएगा? मुझे तो भाई ये बिल्कुल भी ठीक फैसला नहीं लगता कि हमारे साथ आए। हमें देखने को मिलता है वहीं डाली तो हमारे किलन से हाई हेलो कर रही होती है कि हम लोग फिर से मिल गए। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग हमारे कैप्टन के ऑफिस में आ चुके होते हैं, जहाँ कैप्टन बोल रहे होते हैं, वेल मैं जानता हूँ ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि ये एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का सवाल है। लेकिन भाई होली कैथेड्रल को ये मिशन सच में इतना ज्यादा खतरनाक लगता है कि उन्होंने भाई 2049 वाले आर्टिकल को ही हमारे लिए भेज दिया। यहाँ वो सेकंड ग्रेड के आर्टिफैक्ट का कोड नेम बोल रहे होते हैं, वहीं इनके साथ आया बंदा यानी ए और बोल रहे होते हैं। वेल देखा जाए तो होली कैथेड्रल ने फुल कैलकुलेशन कर लिया एंड उन्होंने बताया ये एक्सट्रीम लेवल का डेंजरस मिशन होने वाला है। एंड अगर तुम लोगों की बात सच है एंड रे वेबर वास्तव में एंटीगोनस फैमिली का कोई डिसेंडेंट है तो ये उनकी क्रिएशन यानी कि भाई 2049 वाला ये आर्टिफैक्ट भाई काफी ज्यादा काम आने वाला है। पहले इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा होता है जैसे इस आर्टिफैक्ट को भाई एंटीगोनस फैमिली के किसी बंदे ने बनाया होता है। हमें देखने को मिलता है ये और बोलता है, देखो मेरा काम है इस आर्टिफैक्ट को चलाना, लेकिन भाई जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा सभी लोग करेंगे। अगर कोई भी रुका तो भाई ये जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी कि उसके साथ क्या होता है। एंड ये वो किलन की तरफ देखकर बोल रहे होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो अपने हाथ को हिलाने लगते हैं, आई मीन हाथ को अप डाउन करने लगते हैं, एक तरीके से पीटी टाइप करने लगते हैं। एंड सभी लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। वहीं किलन को तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, ससुरा ये क्या हो रहा है, आखिर ये लोग अपना हिला काय को रहे, आई मीन अपना हाथ काय को हिला रहे हैं यार। सच में ये तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है यार मैं ये कैसे करूं। हमें देखने को मिलता है तभी ये और किलन पर डांट देते हैं कि यार तुम काय को नहीं कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है किलन भी डर के मारे ऐसा ही करने लगता है। हमें देखने को मिलता है धीरे धीरे कर जिस केस में ये ब्लैक क्लाउड वाले उस आर्टिफैक्ट को लाए होते हैं वो अचानक से खुलने लगता है एंड उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलने लगता है। हमें देखने को मिलता है ये तो एक पपेट होता है जो कि भाई एक जोकर टाइप पपेट लग रहा होता है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये बाहर निकलता है ये अजीब सा ही अपना फेस बना लेता है, जिसको देखकर तो भाई वहां मौजूद सभी लोग एकदम हिले से जाते हैं। एंड ये क्रिएचर कुछ अजीब सी अपनी थ्रेड टेक्निक का यूज करते हुए सभी को एकदम बांधने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं किलन भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पपेट बनता जा रहा हूँ, लेकिन तभी पीछे से भाई इसके कंधे पर भाई लियोनार्ड हाथ रख देता है एंड बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस अपने हाथ को हिलाना बंद मत करना। वहीं किलन को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन वो अजीब सा ही पपेट तो हमारे किलन के ही पीछे पड़ चुका होता है। वहीं किलन तो अपना हाथ हिलाते हुए बस भाग ही रहा होता है पूरे कमरे में। वहीं मिस डैली भी बोल रही होती है, लगता है इस डॉल को तुम पसंद आ गए हो। वैसे देखा जाए तो ये अपने करीबी लोगों का ही पीछा करता है, हमें देखने को मिलता है। वहीं कैप्टन बोलते हैं, वैसे मुझे लगता है ये एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, इसी वजह से ये इसका पीछा कर रहा है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, भले ही तुम्हें ये जिंदा लगता हो और हम लोगों को चकमा देकर ये भाग भी सकता है, साथ ही साथ दुनिया में काफी बड़ी तबाही भी मचा सकता है, लेकिन अब तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसी वजह से हम लोग इस पर थोड़ा बहुत तो भरोसा कर ही सकते हैं। वहीं मिस्टर ए और बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो इस पपेट की रेंज भाई 5 मीटर है। 5 मीटर की ये रेंज में भाई ये किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है या फिर बोले तो पपेट बना सकता है और इसे अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसकी भी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, एक थप्पड़ में उसे होश में भी लाया जा सकता है। वहीं किलन भी समझ चुका होता है, अच्छा तो इसी वजह से हाथ हिलाया जा रहा है जिससे कि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग इसके कंट्रोल में आए हैं या नहीं। हमें देखने को मिलता है तभी किलन रे बेबर के कोट को भाई इस पपेट के सामने डाल देता है, जिसे देखकर तो ये पपेट भी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है एंड अग्रेसिव होते हुए उसी कोट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है अब एओर को भी समझ चुका होता है कि अब सिचुएशन हाथों से बाहर जा सकती है, इसी वजह से वो वापस से उसी पपेट को उसी बक्से में कैद कर देता है एंड बोलने लगता है, तो फिर ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि रे बेबर भाई एंटीगोनस फैमिली का ही मेंबर है, तो चलो ट्रैकिंग अपनी शुरू करते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग अपने बेस से बाहर निकलकर मार्केट में आ चुके होते हैं, जहां ये लोग अभी भी अपना हाथ हिला रहे होते हैं एंड सभी लोग इन्हें एक नमूना ही समझ रहे होते हैं। वहीं किलन को तो काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है कि यार मैंने अपनी 20 साल की जिंदगी में भाई इतनी ज्यादा शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं की, मेरा मन तो भाई चुल्लू पर पानी में डूबने का कर रहा है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग किसी गैरेज में बैठ चुके होते हैं एंड
वही उसी पपेट की मदद से रे वेबर को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही हमारा सीन शिफ्ट कर हमें एक पियर वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रे वेबर कुछ अजीब सा ही रिचुअल कर रहा होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है हमारी फैमिली के नाम पर हमारी ब्लड लाइन वापस जिंदा हो जाए, वापस लौट आए मिस्टर एंटीगोनस। एंड जैसे ही इसने ये बोला ही होता है, इसका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। एंड हमें देखने को मिलता है एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक भी इसी के पास होती है, एंड वो अजीब सी ग्लो करने लगती है, एंड इसकी की बॉडी से मर्ज होता आती है। एंड जैसे ही मर्ज होती है, ये तो काफी अजीब सा और घिनौना सा क्रिएचर बनने लगता है। हमें देखने को मिलता है इन सब चीजों पर एक क्लाउन भी नजर बनाए हुए होता है, मतलब कि एक जोकर जो कि बोल रहा होता है, यार मैंने लगता है थोड़ी देर कर दी, इस बंदे ने तो पहले ही इस नोटबुक को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि कोई बंदे लोग वही इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये बंदे कोई और नहीं बल्कि हमारे किलन एंड उसके साथी वगैरह ही होते हैं, जिस चीज को ये सेंस कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि लगता है गॉड मेरे साथ ही। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसके पास कोई प्लान वगैरह हो। और हमें इसके हाथ में वही टैटू भी देखने को मिलता है, जो कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीक्रेट ऑर्डर के बंदे के हाथों में देखा था, यानी कि ये बंदा भी सीक्रेट ऑर्डर का कोई मेंबर वगैरह होता है। हमें देखने को मिलता है किलन एंड बाकी सभी भी वही इस वेयर हाउस के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ पर हमारे कैप्टन किलन से बोल रहे होते हैं, किलन अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें पता करना है कि अंदर खतरा है या नहीं। हम किलन को देखते हैं, वो भी अपनी एबिलिटीज का यूज करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अंदर तो काफी ज्यादा ही डेंजर है। एंड जैसे उसने बोला ही होता है वैसे ही होने लगता है, अंदर से वेयर हाउस का गेट खोलने लगता है, जहाँ से काफी ज्यादा अमाउंट में रेड स्मोक निकल रहा होता है। अच्छे देखकर तो भाई इनके साथ आए कैरेज के घोड़े भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, अपने आप ही वहां से भाग जाते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग भी अलर्ट हो जाते हैं कि लगता है अंदर कुछ काफी बड़ा खतरा है। जैसा कि इन लोगों ने सोचा होता है, खतरा वास्तव में काफी बड़ा होता है, मतलब कि रे वेबर तो एक काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल चुका होता है, जो कि इन लोगों को देखते साथ ही भाई अटैक कर देता है। हमें देखने को मिलता है किलन भी एकदम हिला हुआ होता है, क्या मतलब एक और बेकाबू व्योंडर। वही कैप्टन भी किलन को पीछे रहने के लिए बोलते हैं, खुद को सेफ रखने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ वो दो स्लम्बर चाम नाम के अजीब से ही तिलिस्मैन को हमारे किलन को देते हैं, एंड बोलते हैं कि जब इनका यूज पड़े तो तुम इनका यूज कर सकते हो। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हैं वो सभी लोग इस अजीब से ही मॉन्स्टर्स पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, एंड इस मॉन्स्टर पे साथ में ही अटैक करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो लियोनार्ड भाई अपने मिडनाइट डोमेन का यूज करते हुए भाई इस मॉन्स्टर को कैद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन भाई इसका कोई फायदा नहीं होता, एंड वो उसके डोमेन को एकदम चूर चूर कर देता है। एंड वहीं हमारे कैप्टन को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोचने लगते हैं, वेल मैं इसको कोई जिंदा व्योंडर नहीं कह सकता, बल्कि ये तो एक डेड सोल है। हमें देखने को मिलता है ये बोलते वो डैली से बोलते हैं, डैली बेस्ट मॉन्स्टर को थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम भाई इसके वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करो। ये बोलते हुए काफी तगड़े पंच को एक मॉन्स्टर को जड़ देते हैं। वहीं डैली भी अपनी आई ऑफ डेथ का यूज करने लगती है, जो कि इसकी एक खास स्किल होती है। हमें देखने को मिलता है कैप्टन भी अपना अटैक जड़ने के बाद थोड़ा पीछे हट चुका होता है, एंड बोल रहा होता है वेल ये कोई मामूली डेड सोल नहीं लगती, बल्कि भाई ये उस बुक के कंट्रोल में है। एंड बात की जाए तो हम लोगों के पास जीतने के काफी कम चांसेस हैं। तभी डैली बोलती है वेल मैं चाहूंगी कि तुम लोग इसे 3 सेकंड तक होल्ड कर रखो। कैप्टन भी इसकी बातों को समझ चुका होता है, एंड अपनी किसी अजीब सी स्किल का यूज करते हुए काफी सारे थ्रेड टाइप चीजों को निकालने लगता है, एंड इस मॉन्स्टर को कैप्चर कर लेता है। हमें देखने को मिलता है ये मॉन्स्टर तो काफी झटपटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये थ्रेड इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें देखने को मिलता है किलन भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या सच में ये मॉन्स्टर पकड़ा गया। लेकिन तभी इसे कुछ काफी अजीब सा एहसास होता है। हमें देखने को मिलता है इस मॉन्स्टर के अंदर जो एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक होती है वो काफी तेजी से ग्लो करने लगती है, एंड उसके अंदर से काफी तगड़े तरीके से टेंटिकल्स निकलते हुए आसपास खड़े बंदों पर अटैक करने लगते हैं। हमें देखने को मिलता है एक दो बंदे तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं, जिनमें से एक लियोनार्ड भी होता है, और एक टेंटिकल कैप्टन के भी कंधे के आर पार हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है बाकी सभी भी जो कि ठीक होते हैं, वो लोग भी अब मैदान में उतर चुके होते हैं फाइट के लिए, एंड अपनी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं, टेंटिकल को काटते हुए इस मॉन्स्टर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इस मॉन्स्टर का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि ये लोग दूर जाकर फेंकते हैं, एंड ये और तो भाई ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो चुका होता है। हमें देखने को मिलता है अब इसके हाथ से वो सेकंड ग्रेड का आर्टिफैक्ट वाला बक्सा भी दूर गिर चुका होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है अब कैप्टन तो अकेले ही इस मॉन्स्टर को हैंडल कर रहे होते हैं, एंड वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है किलन भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका होता है इसकी चीख को सुनने के बाद। वहीं वो काफी गुस्सा भी हो रहा होता है कि सच में तो कुछ ज्यादा ही तेजी से चीखता है, लेकिन अब मैं भी शांत नहीं बैठूंगा। ये बोलते वो अपने उन्हीं दोनों ही कार्ड्स को, यानी कि वही तिलिस्मैन टाइप चीजों को जो कि कैप्टन ने इसको दी होती है, उन्हीं में अपने लाइट स्लम्बर नाम के अटैक को मर्ज करते हुए उसी मॉन्स्टर पे कर देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को हल्की सी नींद आने लगती है। एंड इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिस डैली अपने नेदर हैंड नाम के अटैक को कर देती है, जिसका कि इंपैक्ट आप लोग देख ही सकते हो। भाई आसपास काफी ही तगड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, एंड जैसे ही सब चीजें शांत होती है हमें देखने को मिलता है मिस डैली तो बेहोश हो चुकी होती है, एंड कैप्टन को उनकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। इसी वजह से वो उन्हें कुछ पोशन वगैरह पिलाने लगते हैं, लेकिन तभी किलन को अजीब सा ही एहसास होने लगता है, एंड वो आसपास के मलबे को हटाते हुए एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक
नोटबुक को भी निकाल लेता है। हमें देखने को मिलता है इन सभी चीजों पर उस क्लाउन की भी नजर होती है, मतलब कि उस जोकर टाइप बंदे की भी। एंड इसी चीज का फायदा उठाती वो हमारे क्लिन पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस चीज को कैप्टन भी नोटिस कर लेते हैं एंड वो उस पर शूट कर देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है वो तो मात्र इसका एक क्लोन होता है। हमें देखने को मिलता है सभी लोग अलर्ट हो चुके होते हैं कि लगता है हमारा यहाँ एक और भी दुश्मन है। वहीं कैप्टन क्लिन से उस नोटबुक को अपने पास रखने के लिए बोलते हैं एंड उस आर्टिफैक्ट से यानी सेकंड ग्रेड वाले आर्टिफैक्ट से दूर रहने के लिए बोलते हैं। एंड अपने किसी अजीब से ही वाटर टाइप मैजिक को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे यानी कि इस क्लाउन के पीछे भेज देते हैं। हमें देखने को मिलता है जैसे इस क्लाउन की फेस हमारा क्लिन देखता है वो भी एकदम मिल जाता है कि यार ये तो वही बंदा है जो कि मुझे पहले एपिसोड में मिला था। हमें देखने को मिलता है ये क्लाउन सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि भाई यहाँ मौजूद सभी बंदे इस क्लाउन पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन भाई कोई भी इस क्लाउन को टच ही नहीं कर पा रहा होता। वहीं हमें देखने को मिलता है अब इस क्लाउन की फाइट हमारे लियोनार्ड से भी होने लगती है, जहाँ ये क्लाउन को भी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, जहाँ ये अब अपने मुंह से फायर निकालते हुए हमारे लियोनार्ड को भी खुद से दूर कर देता है। हमें देखने को मिलता है एक अकेला क्लाउन ही भाई सब पर भारी पड़ रहा होता है। वहीं किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है यार आखिर ये कितना स्ट्रांग है। हमें देखने को मिलता है ये भी अपने गन ताने हुए होता है एंड तुक्के में ही ये भी शूट कर देता है, जहां इसका तुक्का एकदम सही जगह बैठता है, मतलब कि इसकी बुलेट वास्तव में उस क्लाउन को लग जाती है। लेकिन ये दोबारा शूट करने की कोशिश करता है, वही दोबारा में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं किलन भी समझ जाता है कि लगता है ये मेरा तुक्का था। हमें देखने को मिलता है वो क्लाउन सच में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है, मतलब कि ये किसी अजीब सी टेक्निक का यूज करते हुए अपनी पेट में लगी हुई बुलेट को भाई अपने हाथों में ट्रांसफर कर लेता है। मतलब कि समझ रहे हो, मतलब पेट का घाव इसका एकदम ठीक हो चुका होता है एंड इसके हाथों पे वो बुलेट लग चुकी होती है। लेकिन अब भी ये हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता है एंड हमारे किलन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस पर ही काफी सारे अटैक हो जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि ये भी इसका एक पेपर सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब कि नारुतो में नहीं था भाई सब्स्टिट्यूशन जुत्सु, उसी टाइप का आप लोग समझ सकते हो। हमें देखने को मिलता है ये सब चीजें तो इसकी एक चाल वगैरह होती है एंड इसलिए सभी को उसी सेकंड ग्रेड के आर्टिफैक्ट के बक्से के काफी करीब ला दिया होता है एंड एक दो अटैक करके उस बक्से को भी खोल दिया होता है। एंड जैसे वो बक्सा खुलता है भाई वो पपेट तो भाई अपना डोमेन एक्टिवेट कर लेता है, मतलब उसके आसपास जो भी बंदे लोग होते हैं सभी उसके पपेट बन चुके होते हैं, मतलब कि कोई भी अपनी बॉडी ही नहीं हिला पा रहा होता। वहीं किलन भी एकदम हिला हुआ होता है, यार ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी बॉडी हिलानी ही पड़ेगी, मुझे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, लेकिन हो सकता है इसमें मेरी फॉग मदद कर दे। ये बोलते वो अपने रिचुअल को भाई काफी ज्यादा फोर्सफुली एक्टिवेट करने लगता है, मतलब अपनी सेलेस्टियल ब्रेथ वाले रिचुअल को, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज चलने वगैरह लगता है एंड थोड़ी देर में वो अपनी फॉग वाले वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो पहले तो चैन की सांस लेता है एंड फिर से बाकियों की चिंता होने लगती है कि यार मैं तो यहाँ पहुंच गया लेकिन बाकियों का क्या। ये बोलते वो अपनी डिवाइनेशन को यहीं पे एक्टिवेट कर लेता है एंड देखने लगता है कि अगर मैं वहां गया तो क्या मैं सेफ रहूंगा या नहीं। एंड उसे पता चलता है कि अगर वो बाहर भी गया तो भी वो सेफ ही रहेगा। हमें देखने को मिलता है वो वापस से अपनी बॉडी में अपनी सोल को ले आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अब ये अपनी बॉडी को हिला सकता है। लेकिन तभी वो क्लाउन भाई हमारे किलन से ही बोलने लगता है कि वेल क्या तुम अपनी बॉडी को हिलाना चाहते हो, क्या तुम यहाँ मौजूद सभी को बचाना चाहते हो, तो चलो साथ में एक डील करते हैं, मैं यहाँ मौजूद सभी को छोड़ दूंगा, बस तुम्हें मुझे वो नोटबुक देनी है। वैसे देखा जाए तो जब मुझे तुम पहली बार देखे थे तभी मुझे तुम में थोड़ी बहुत दिलचस्पी आ गई थी। वहीं किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है यार ये किस टाइप की ट्रिक है। हमें देखने को मिलता है ये क्लाउन तो अपनी अजीब अजीब सी ट्रिक्स को यूज कर रहा होता है। वहीं वो बोलता भी है चलो ठीक है, मैं अपनी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए तुम्हें एक चीज और बताऊंगा। एक पुराने सीर के तौर पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर सीर पाथवे का सीक्वेंस सेट क्या है। वहीं किलन को तो इसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता, क्या ये झूठ बोल रहा है या सच। हमें देखने को मिलता है तभी ये क्लाउन बोलता है यार तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग काफी इजीली डील कर सकते हैं। देखो इस पपेट ने वही सभी को एकदम बेहोश कर दिया, इसी वजह से कोई भी हमारी बात ना सुन सकता है ना ही हमारी डील के बारे में जान सकता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो लियोनार्ड होता है वो अचानक से ही अपने होश में आ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करता, मतलब कि वो आराम से इन लोगों की बस बातों को सुन रहा होता है। ये क्लाउन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि सीर पाथवे का सीक्वेंस सेट है। लेकिन तभी इसकी बात को भाई म्यूट कर दिया जाता है, मतलब इसने बता दिया है कि भाई सीर पाथवे का सीक्वेंस सेट क्या है, लेकिन भाई ये चीज हम लोगों को नहीं बताई जाती। एंड हमारा किलन भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा हिले जाता है। वहीं हम क्लाउन को देखते हैं वो भी अपनी किसी अजीब सी स्टिक को हमारे किलन की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है अब किलन उसकी स्टिक को पकड़ चुका होता है, जिसे देखकर तो ये क्लाउन भी एकदम हिले चुका होता है। वहीं हम किलन को देखते हैं वो तो धड़ाधड़ इस क्लाउन पर अटैक कर देता है। वहीं ये क्लाउन भी एकदम हिले चुका होता है कि यार ससुराल चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है ये भी पीछे हट चुका होता है, मतलब कि अटैक्स को डॉज कर रहा होता है एंड डॉज करते करते हमें देखने को मिलता है ये तो भाई उसी पपेट के डोमेन के अंदर आ चुका होता है, जहां अब ये भी पपेट बनने लगता है, जिससे कि भाई ये भी एकदम हिले जाता है, मतलब कि ये हिल ही नहीं पा रहा होता। हमें देखने को मिलता है इसी चीज का फायदा उठाते हुए किलन भी इस बंदे पर शूट कर देता है एंड इसकी गर्दन पर शूट करता है, जिससे कि ये हिल तो पा ही नहीं रहा होता। इसी वजह से ये अपनी डैमेज ट्रांसफर टेक्निक का भी यूज नहीं कर पा रहा होता। हमें देखने को मिलता है किलन भी 2-3
सीन शूट कर देता है, जिससे कि भाई ये द क्लाउन भी एकदम ठिकाने लग चुका होता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है किलन जैसे ही थोड़ा रिलैक्स हो रहा होता है, तभी अचानक से इसके पीछे यही क्लाउन आ जाता है, जो कि ना जाने कैसे चल पा रहा होता है एंड अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है कि हॉरेंसिस हॉरेंसिस हॉरेंसिस। भाई किलन भी एकदम हिल चुका होता है कि यार ये आखिर हॉरेंसिस है क्या, यही चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती है। हमें देखने को मिलता है तभी ये क्लाउन भी जमीन पर गिर जाता है, मतलब ये ठिकाने तो पहले ही लग चुका था, ना जाने ये कैसे चलने लगा था। हमें देखने को मिलता है किलन भी उस पपेट बॉक्स के ऊपर उसी का कपड़ा डाल देता है, मतलब कि ये कपड़ा कोई नॉर्मल कपड़ा नहीं होता, एक मैजिकल कपड़ा होता है जो कि उस पपेट को शांत करने के लिए काम आता है। एंड पपेट भी अब शांत हो चुका होता है, जिससे कि भाई सभी चीजें भी एकदम नॉर्मल हो चुकी होती हैं। हमें देखने को मिलता है एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी किलन के ही पास होती है, जिसके पास अब लियोनार्ड भी आ चुका होता है, जो कि बोल रहा होता है वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने नोटिस किया तुम तो क्लाउन को भाई उस पपेट के डोमेन के अंदर लाना चाहते हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि भाई तुम ये काम काफी अच्छे से कर सकते हो। देखो दुनिया में बहुत से ऐसे कम बंदे होते हैं जो कि ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि कोई और कर ही नहीं सकता, एंड उनमें से भाई तुम भी आते हो, और तुम्हें सच बताऊं उनमें से एक मैं भी आता हूँ। ये बोलते वो काफी ज्यादा खुश होती हूँ, वहां से जाने लगता है। भाई किलन अपने मन में सोच रहा होता है यार क्या ही अजीब बंदा है। हमें देखने को मिलता है एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक को भाई ये लोगों के बेस में एकदम सील कर दिया गया होता है। भाई किलन थोड़ा सा उदास हो रहा होता है, भाई कैप्टन उसे हौसला देते हुए बोल रहे होते हैं देखो मैं जानता हूँ कि भाई तुम इस बुक को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो रहे हो, लेकिन जब तक भाई होली कैथेड्रल इसको वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे देख पाओगे। भाई किलन भी लाइक कैप्टन आप इस बात को काफी समय से कह चुके हैं, अब आपको शांत भी हो जाना चाहिए। भाई कैप्टन भी थोड़ी खांसी करने लगते हैं एंड बोलते हैं भाई ऐसा क्या, वैसे देखा जाए तो तुमने भाई काफी अच्छा काम किया, तुमने एक बेकाबू बियॉन्डर को तो रोका ही है, साथ ही साथ तुमने सीक्रेट ऑर्डर के प्लान को भी बर्बाद कर दिया। मैं इस चीज की रिपोर्ट भाई होली कैथेड्रल को दूंगा एंड मुझे लगता है तुम जल्दी भाई हमारे एक ऑफिशियल एम्प्लॉय बन जाओगे। बोलते वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं किलन भी इनका पीछा करते हुए बोल रहे होता है वैसे कैप्टन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब बुक की पावर्स को एब्जॉर्ब करना इतना ज्यादा खतरनाक है तो आखिर उसने भाई ताइगिन को छोड़ा काहे नहीं। हमें देखने को मिलता है शायद ये रे बेबर की बात कर रहा होता है। वहीं कैप्टन बोलते हैं देखो जब किसी पर रहस्यमयी पावर्स हावी हो जाती है ना तब अक्सर बंदे गलती फैसले लेते हैं। हमें देखने को मिलता है ये लोग चलते चलते बात कर रहे होते हैं। वहीं किलन की नजर एक रूम पर जाती है जहाँ पर वही क्लाउन की बॉडी जली हुई होती है। हम किलन को देखते हैं वही उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट किल होता है एंड ये उसके लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। वहीं कैप्टन उसे समझा रहे होते हैं कि देखो तुम्हें इस तरीके से उदास होने की कोई जरूरत नहीं, देखो तुमने एक बंदे को ठिकाने लगाकर कितनों की जान बचा ली है। ये बोलते वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं किलन उनसे बोलता है कैप्टन मैं आपसे एक चीज और है जो कि आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे पता चल चुका है कि भाई सील पाथवे का सीक्वेंस 8 क्या है, वो है द क्लाउन। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लैक क्लाउन ऑर्गेनाइजेशन के बंदे भाई अब वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन जाने के लिए निकलने वाले होते हैं। वहीं कैप्टन बोल रहे होते हैं देखिए अभी दिल्ली पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है एंड जैसे ही वो रिकवर हो जाएगी मैं खुद से ही उसे ब्लैक क्लाउड में छोड़ाऊंगा। वहीं ये और भी लाइक अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसे छोड़ने के लिए। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा नाम किलन है ना, सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी। तुम सीक्वेंस 9 के बंदे हो लेकिन फिर भी तुमने सीक्वेंस 7 वाले बंदे को भाई अकेले ही ढेर कर दिया, आखिर तुमने ये कैसे किया। वहीं किलन भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा ही था भाई इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछे ही जाएंगे। तभी वो बोलता है देखो क्लाउन ने सभी चीजों को काफी अच्छे से कैलकुलेट किया था कि भाई सभी बंदे भाई उस पपेट के कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन भाई वो एक चीज कैलकुलेट करने में नाकामयाब हो गया कि मैं उस पपेट के कंट्रोल में आया ही नहीं था। शायद ये इस वजह से होगा क्योंकि वो बुक यानी एंटिगोनस फैमिली की बुक मेरे पास थी। वहीं लियोनार्ड बीच में बोल पड़ता है कि एंड तुमने इसी चीज का फायदा उठाया एंड उस क्लाउन के भाई एक ही गोली में भाई ढेर कर दिया। भाई किलन अपने मन में सोच रहा होता है नहीं नहीं भाई यार एक गोली तो तू बोल रहा है लेकिन मुझे पता है कि मैंने काफी सारी गोलियों का इस्तेमाल किया था। वहीं ये और बोल पड़ता है चलिए ठीक है अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मुझे एक चीज तो माननी पड़ेगी, अब तक मैं जितने भी सीर से मिल चुका हूँ बच्चे तुम उन सब सीरों में कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो एंड मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कुछ ज्यादा ही युजुबल है, तो बच्चे अपना ख्याल रखना। ये बोलते वहां से कल्टी मार लेते हैं। वहीं किलन को थोड़ा अजीब सा एहसास होने लगता है, उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने अब तक जो पोषण पिया था वो उसे डाइजेस्ट कर चुका है। वहीं किलन अपने मन में सोच रहा होता है वैसे ये कुछ जल्दी ही डाइजेस्ट हो गया तो अब मेरा अगला पोषण होना चाहिए द क्लाउन का, तो अब मुझे अपने अगले सीक्वेंस में जाने के लिए भाई तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आखिर ये हॉरिसिस है क्या ये कोई हिस्ट्री का वर्ड है एंड अगर है भी तो मुझे इसके लिए सबसे पहले किलन के हिस्ट्री टीचर से मिलना चाहिए। ये बोलते वो कोई यूनिवर्सिटी में आ चुका होता है जहाँ ये अपने प्रोफेसर से आकर मिलता है। ये बता रहा होता है कि एक हादसे में मुझे एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक मिली थी जिसमें कि भाई हॉरिसिस एंड हॉरिसिस माउंटेन में एक एवरनाइट देश का जिक्र था, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। वहीं प्रोफेसर
एजिक भी लाइक हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में जानता हूँ, जिनकी जड़ें भाई इनसे मिली हुई हैं, लेकिन मैं और भी जानने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वहीं किलन भी लाइक ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो प्लीज भाई मेरे से कांटेक्ट कर लेना एंड मेरे को बता देना। चलिए ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि भाई मुझे भी काफी सारे काम है। ये बोल दूं वहां से जाने लगता है। वहीं एजिक भी उसे रोकते हैं एंड उसका शुक्रिया करते हैं उसके लिए तोहफा लाने के लिए। शायद किलन ने हमारे प्रोफेसर एजिक को काफी तगड़ा सा मतलब एक काफी बेहतरीन सा पेन गिफ्ट किया होता है। वहीं किलन भी लाइक नहीं आपको मुझे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, बल्कि शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने मुझे इतने साल तक इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। एजिक बोलते हैं वैसे किलन तुम किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो ना जो कि एंटीक चीजों की भाई खोज वगैरह करती हैं। वहीं किलन भी लाइक हाँ आप तो जानते ही हैं भाई मुझे हिस्ट्री का कितना ज्यादा शौक है एंड मुझे भाई प्राचीन चीजें कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसी वजह से मुझे ये काम कुछ ज्यादा ही पसंद है। वहीं प्रोफेसर भी लाइक देखो बच्चे, डार्कनेस में काफी सारे फॉरबिडन इलाके छुपे हुए हैं, अगर तुमने उनमें कदम रखा तो काफी सारी आफतें भी आ सकती हैं। इसी वजह से मैं कहूंगा कि तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए एंड भाई अपने एक एक कदम को फूक फूक कर रखना चाहिए। वहीं किलन भी उनकी एडवाइस के लिए उन्हें शुक्रिया बोलता है एंड वहां से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है तभी इनकी शैडो से एक काफी जायंट सा स्केलेटन निकलता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये कोई इनका पार्टनर वगैरह हो। वहीं ये भी धीरे सी आवाज में बोल रहे होते हैं कि हॉरिसेस एंड एवरनाइट दिस इंटरेस्टिंग। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। सच में गाइस इसका तो हर एक एपिसोड काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरा होता है। अब ये देखना काफी ज्यादा मजेदार होगा कि इसके आगे आने वाले एपिसोड में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। वैसे गाइस आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आया एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।